अब हमें पैरों से नहीं दोस्तों अब हमें पैरों से नहीं, हौसलों से और मेहनत से चलना है। हौसलों से और मेहनत से चलना है। अब हमने अपनी पूरी जान लगा देनी है। क्या करना है? हमने अब अपनी पूरी जान लगा देनी है, क्योंकि हमने ठान लिया है कि हमने अपनी मंजिल से मिलना है। क्योंकि हमने ठान लिया है कि हमें अपनी मंजिल से मिलना है। जो मंजिल कैसे मिलेगी हमें? मेहनत से और हौसले से। मेहनत और हौसला जिसके पास होगा वो अपनी मंजिल के पास ज़रूर पहुंचेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी जीके की पाठशाला में। और मैं पढ़ा रही हूँ आपको जनरल स्टडीज़ का सब्जेक्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे थे हम? दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे। और उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? खिलजी वंश के बारे में पढ़ रहे थे। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे थे, कैसे उन्होंने अपनी नीतियों का संचालन किया और अपनी नीतियों के द्वारा क्या कहलाने लगे? सिकंदर ए सानी। क्या कहलाने लगे? सिकंदर ए सानी कहलाने लगे। और उन्होंने पूरे विश्व को जीतने का जो निर्णय किया था, बहुत हद तक उन्होंने वो पूरा कर लिया था। इसलिए उनकी नीतियों की वजह से ही अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। तो उन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या है उनके जो उन्होंने नीतियाँ बनाई, उसके लिए उन्होंने क्या क्या और कार्य किए। ये चीज़ें हम आज देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप सोच तो नहीं रहे हैं कि मैम 2-3 दिन से अलाउद्दीन खिलजी ही पढ़ा रही है। वो इसलिए पढ़ा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक थे। आपने देखा, इसमें सैन्य व्यवस्था थी, फिर इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे अपने चाचा को मार के अपना शासन संभाला, ये देखा हमने। फिर हमने देखा कि कैसे उन्होंने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को चलाया, सुदृढ़ किया, ये चीज़ हमने देखी। अब हम उनके जो बनाए हुए अधिकारी थे उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इतना बड़ा ये टॉपिक है, तो इसके बारे में हम एक क्लास में तो नहीं पढ़ सकते। ठीक है दोस्तों, अब ब्लैक बोर्ड में तो उतना ही मैं आपको समझा सकती हूँ, और इसलिए 1-2 दिन लग जाते हैं, मगर कोई बात नहीं। आपका पूरा टॉपिक जैसे अलाउद्दीन खिलजी का है, आपको उसके बारे में सब पता होना चाहिए। यही मेरे पढ़ाने का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार में कीमत का निर्धारण कौन करता था? अलाउद्दीन खिलजी करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था कि अगर कोई 10 रुपये की कोई वस्तु है तो पूरे बाजार में वह 10 रुपये की ही मिलेगी। 100 रुपये का घोड़ा आएगा, अगर एक जगह पे 100 रुपये का घोड़ा है तो वह पूरे बाजार में 100 रुपये का होगा। उससे ज़्यादा रेट पे कोई नहीं बेच सकता। और अगर कोई ऐसी बेईमानी करता तो फिर अलाउद्दीन खिलजी उसे सज़ा देता था। इसलिए उन्होंने क्या करा था? कीमत का निर्धारण किया था। फिर माप तोल में गड़बड़ी करने पर अलाउद्दीन क्या करता था? उतना मांस काट लेता था। जैसे अभी मैंने देखा तो नहीं है, पहले देखा था कुछ टाइम पहले, कि तराजू के नीचे जो है ना वो चुंबक लगा देते थे। तो उसमें क्या होता था कि आधा वेट तो किसका होता था? उस चुंबक का होता था। और जो राशन जो भी लेते थे चीज़ तोलने वाली, वो थोड़ा उस वेट के हिसाब से जाती थी। आधा वेट तो उसका हो गया और बाकी जो डाला, तो क्या फ़ायदा होता था दुकानदार का? जो उसने वेट लगा रखा है ना चुंबक का, उतना उसको फ़ायदा हो जाता था, चाहे वो 10 ग्राम का हो, 20 ग्राम का हो, 50 ग्राम का हो। तो उतना किसे फ़ायदा हो जाता था? दुकानदार को फ़ायदा हो जाता था। अब तो नहीं देखती हूँ मैं, बहुत कम हो गया है, मगर पहले ऐसी चीज़ें होती थी। जो तराजू होते थे ना, वो नापने वाले, इस तरह से नापने वाले होते थे ना, एक इधर से एक इधर से ऐसे नापने वाले होते थे पहले के टाइम पे। उन्हें देखा था मैंने, आपने भी देखा होगा। तो इस तरह से चुंबक लगा दिया जाता था। अब तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गए हैं, अब तो उनमें करना थोड़ा मुश्किल है, और नहीं करना चाहिए हमने, क्योंकि कोई जो सामान ख़रीदता है अपनी मेहनत के पैसों से ख़रीदता है, और हमें जो भी कमाना चाहिए
ईमानदारी से कमाना चाहिए, है ना दोस्तों? आपकी क्या राय है? तो दोस्तों वही ये करता था कि अलाउद्दीन खिलजी अगर मापतोल में कोई गड़बड़ी कर देता था ना, तो उसका उतना मांस काट देता था। जैसे उसने 50 ग्राम की गड़बड़ी करी या 100 ग्राम की गड़बड़ी करी, तो उसका उतना मांस काट लिया जाता था। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने अपना क्या कर रखा था, दंड की व्यवस्था कर रखी थी। फिर अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों के बारे में 3 पुस्तकों से पता चलता है। अब पुस्तकें भी बहुत मायने रखती हैं कि अलाउद्दीन के खिलजी के जो कार्य हैं हमें किस पुस्तक से मिलेंगे, तो ये भी तो पता होना चाहिए। तो वह है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जो किसकी पुस्तक थी, ज़ियाउद्दीन बर्नी की। और इसमें क्या बताया था, बाजार व्यवस्था के बारे में बताया गया था। ऐसे ही है खजाइनुल फुतूह, और ये किसकी है, अमीर खुसरो की। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासन के प्रथम 15 वर्षों के काल की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के प्रथम 15 वर्षों के बारे में बताया गया है। किसमें, खजाइनुल फुतूह में, जो किसकी पुस्तक है, अमीर खुसरो की। अब है फुतूह सलातीन, जो किसकी पुस्तक है, इसामी की। इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया गया है। तो कौन कौन सी पुस्तक हो गई, एक है तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो ज़ियाउद्दीन बर्नी की है, दूसरी खजाइनुल फुतूह जो अमीर खुसरो की है, फिर एक तीसरी कौन सी है, फुतूह सलातीन जो इसामी की है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आप एक बार। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, मंडियों का भी गठन करा। जैसे कि आप देखते हैं ना आजकल कि कपड़े एक जगह पे दिखेंगे, आपको कपड़े ही कपड़े दिखेंगे। कोई राशन की वस्तुएं दिखेंगी तो वहाँ राशन की ही वस्तुएं दिखेंगी। कोई बर्तन की लेंगे तो वहाँ बर्तन ही बर्तन मिलेंगे। ऐसे आप देखते भी हैं, आजकल भी ऐसे बाज़ार हैं। तो इसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने भी करा था। गल्ला और अनाज की मंडी अलग कर रखी थी, कपड़ों की मंडी अलग थी, और जहाँ जानवर मिलते थे और गुलाम मिलते थे उनकी मंडियाँ अलग थी। वैसे ही है, देखिए गल्ला अनाज की मंडी, जिसका प्रमुख कौन था, सहनाई मंडी कहते थे, सहनाई मंडी। और उसके सहनाई मंडी जो था उसका नाम था मलिक कबूल। क्या नाम था, मलिक कबूल। अब ऐसे ही है सराय अदल, इसमें कपड़े का बाज़ार होता था। सराय अदल पूछ लेंगे आपसे, सराय अदल में क्या होता था, क्या बताएंगे आप? तो वहाँ कपड़ों का मतलब पूरा बाज़ार मिलता था। ऐसे ही है घोड़ों की, गुलामों की, पशुओं की बाज़ार अलग होती थी। तो ये 3 मंडियाँ बनाई हुई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। कैसे, क्यों बनाई थी? ये इसलिए बनाई थी जिससे इनमें जो भी कीमत का निर्धारण किया गया है वहाँ उस पर्टिकुलर जगह पे जाए और उसका क्या देखें, सारा ब्यौरा देखें कि सही से चल रहा है, नहीं चल रहा है काम, कोई बेईमानी तो नहीं हो रही है। इसलिए हर जगह पे इस तरह की मंडियाँ बनाई हुई थी। वो उतनी जगह उनके लिए, उतनी जगह उनके लिए, और उतनी जगह अलग अलग मतलब बाज़ार बनाए हुए थे। ठीक है दोस्तों। अब अलाउद्दीन खिलजी के समय जो अधिकारी थे जिन्होंने बाज़ार व्यवस्था को सफल बनाया, बाज़ार व्यवस्था को सफल बनाया, तो वो भी अधिकारी आपको पता होने चाहिए। जैसे आपसे पूछ लेंगे जो दीवाने रियासत है इनका क्या कार्य था, तो ये आर्थिक मामलों को देखते थे। सहनाई मंडी जो थे ये बाज़ार के कार्यों को देखते थे, बाज़ार व्यवस्था को देखते थे। सहनाई मंडी, बरीद और मुनैयर ये गुप्तचर व्यवस्था को देखते थे। जो गुप्तचर हैं वो अच्छे से कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनके ये प्रमुख होते थे। नाजिर जो होते थे ये मापतोल के अधिकारी होते थे। परवाना नवीस ये परमिट अधिकारी होते थे। मुहतसिब आचरण पर नज़र रखने वाले, या कौन सी वस्तु आनी चाहिए, कौन सी वस्तु नहीं आनी चाहिए, उस चीज़ का ये ध्यान रखते थे मुहतसिब। मतलब ये सेंसर अधिकारी भी थे। तो ये सारे अधिकारियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं जो आपको अच्छे से याद हो जाए।
जो दीवाने रियासत है वो आर्थिक मामलों को देखते थे। सहनाई मंडी बाजार अधीक्षक बाजार के मामलों को, बाजार व्यवस्था को देखते थे। बरीद और मुनहैयर गुप्तचर व्यवस्था को देखते थे। फिर नाजिर जो थे वो मापतोल अधिकारी थे। परवाना नवीस परमिट अधिकारी थे। और मुहतसिब जो थे वो सेंसर अधिकारी थे, आचरण पर ध्यान रखते थे और कौन सी वस्तु आनी चाहिए कौन सी नहीं आनी चाहिए इसका भी ध्यान कौन रखते थे, मुहतसिब रखते थे। अब कोतवाल है, ये नगर के प्रमुख अधिकारी होते थे कोतवाल। बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के समय, और बर्नी ने क्या कहा कि जो अलाउद्दीन खिलजी का समय है वो मध्यकाल का चमत्कार है। क्या है? मध्यकाल का चमत्कार है, ये कहा बर्नी ने, अलाउद्दीन खिलजी के समय को कहा। अब आंतरिक या अमीरों के विद्रोह को दबाने के लिए क्या अध्यादेश जारी किए गए, उसके लिए क्या कार्य किया गया? तो मद्यपान जुए पर रोक लगा दी। ये चीज़ तो सही है, क्योंकि जो मद्यपान है और जो जुआ है ये क्या करता है, लोगों को उनका टाइम बर्बाद करता है, और दूसरा ये कार्य ढंग से नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस पर रोक लगानी ठीक है। फिर अमीरों से दान की गई भूमि वापस ले ली गई, भू राजस्व बढ़ाने के लिए जो भी भूमि दी गई थी। आपको बताया था मैंने आपको, मिल्क और वक्फ जो भूमि थी वो भी वापस ले ली गई थी। वक्फ मतलब जो धार्मिक रूप से दान मतलब मंदिरों को दे दी गई थी वो भूमि ले ली थी। और मिल्क जो थी वो पेंशन के लिए दी जाती थी या इनाम के रूप में दी जाती थी, वो भूमि थी, तो वो वापस ले ली थी। क्यों दे दी थी? राजस्व बढ़ाने के लिए, भूमि के राजस्व को बढ़ाने के लिए वो भूमि ले ली गई थी। तो सरदारों का अमीरों की दावत में, विवाहों पर जाने में ठीक है, उन पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। और गुप्तचर विभाग का गठन किया। गुप्तचर व्यवस्था ऐसी होती थी कि कोई भी षड्यंत्र कर रहा है तो वो तुरंत खबर दे देते थे, किसको? शासकों को। और फिर उस पर क्या होता था, जो भी उन पर आक्रमण होने वाला है या जो भी उन पर विरोध करने वाले हैं उनका, शासकों का, तो उन्हें गुप्तचर जो प्रणाली थी, गुप्तचर जो है वो बता देते थे शासकों को, तो उससे वो अलर्ट हो जाते थे, वो अपना पूरी तैयारी करके रखते थे। इसलिए गुप्तचर व्यवस्था बनाई गई थी। अब बताइए, आपको सारा याद हुआ? खजाइनुल फुतूह किसने लिखी हुई है? बताइए, किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने। तारीख़ फिरोज शाही किसने लिखी है? जियाउद्दीन बर्नी ने। फुतूह सलातीन इसामी की पुस्तक है, याद हो गया आपको? और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और गल्ला अनाज की मंडी, सराय अदल, इसमें क्या होता था? घोड़ों, गुलामों, पशुओं का बाजार, ये 3 मंडियाँ थी। मंडियों के बारे में पूछ लेंगे अगर क्वेश्चन आ गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो 3 मंडियाँ बनाई उनके क्या क्या नाम हैं, तो आपको पता होना चाहिए। गल्ला अनाज की, सराय अदल और घोड़ों की, गुलामों की, पशुओं की जो मंडियाँ थी, तो आपको पता हो जाएगा, तो आप सही टॉपिक पे पहुंच जाएंगे ना? पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? वैसे ही अब अधिकारियों के नाम आपको पता होना चाहिए। दीवाने रियासत पूछ लिया तो आर्थिक मामलों को देखते। सहनाई मंडी बाजार मामलों को देखते। बरीद और मुनहैयर गुप्तचर थे, उन गुप्तचर व्यवस्था उन्होंने संभाल रखी थी। नाजिर जो थे वो मापतोल अधिकारी थे। परवाना नवीस परमिट अधिकारी थे। मुहतसिब सेंसर अधिकारी थे। कोतवाल जो होता था वो नगर का प्रमुख होता था। तो याद हुआ आपको? सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से इजी वे में आपको समझा दिए हैं और डिटेल से मैंने समझा भी दिए हैं। अब बताइए कि मेरी क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। उसमें आप बिल्कुल भी पीछे मत रहिए।
जितना आप मुझे मोटिवेट करेंगे उतना मैं अच्छी अच्छी क्लास आपके लिए लाऊंगी, आपको पढ़ाऊंगी। मुझे भी अच्छा लगता है आपको पढ़ाने में, और नॉलेज तो जितनी ज़्यादा बांटी जाए उतना अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू, धन्यवाद।